नमस्कार साथियों। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ का छठा वीडियो है जिसमें बेसिक शिक्षा में सुधार से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा करने का विषय इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार करीब 8,609 करोड़ रुपए 8,609 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार की है। उस प्रोजेक्ट में जो प्राथमिक विद्यालय हैं और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करके उसमें सुधार करने की बात कर रहे हैं, जिससे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, अगर उस पे सही तरीके से काम हो सका, तो ये उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन लाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। और एक यूपी का जो स्टेटस है कि हम यहाँ पे शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है, अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 67.68% यहाँ की साक्षरता दर है, यानी कि मोटी-मोटा 68% यहाँ की साक्षरता दर है। लेकिन अगर उसमें बच्चियों की, लड़कियों की अगर शिक्षा का लिटरेसी रेट देखें तो वो और भी ज़्यादा कम है, यानी पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। तो लड़कियों की शिक्षा कैसे सुधारी जाए, इससे संबंधित कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, डायरेक्टली लड़कियों के लिए नहीं किया गया है, लेकिन ये इनडायरेक्टली लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा जिस प्रकार के काम किए गए हैं। बेसिक शिक्षा में सुधार से संबंधित अगर 2-3 अगर महत्वपूर्ण पहलुओं की बारे में बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिजिटल लर्निंग जो है, वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई वगैरह, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। और वास्तव में अगर डिजिटल लर्निंग अच्छे से कराया जाएगा स्कूलों में भी तो बच्चे अपने आप ही आकर्षित होंगे। तो ये 8,609 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में डिजिटल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की बात यूपी गवर्नमेंट कर रही है। इसमें क्या होगा कि जैसे ई कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे, एक पोर्टल बनाया गया है, दीक्षा पोर्टल करके है। वहाँ पर रोचक टाइप की वीडियोस मिलेंगे, ई कंटेंट मिलेंगे जिसमें बच्चे जाकर के अपना वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हैं। और डिजिटल लर्निंग जो है वो बच्चों के आकर्षण का एक अच्छा मतलब माध्यम हो सकता है, जिसमें जैसे अगर मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से अगर उनको पढ़ाई करवाया जाएगा तो शायद उनके हेल्थ के लिए या उनकी मानसिक डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन विद्यालयों में अगर जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्टर होता है, या जो हम कह सकते हैं जो डिजिटल ब्लैक बोर्ड आता है जिसमें अपने आप ही लिखा जा सकता है, कुछ क्रिएटिव टाइप का वो होता है, हम कह सकते हैं कि डिजिटल ब्लैक बोर्ड होता है, उसके माध्यम से अगर पढ़ाई होगी, प्रोजेक्टर्स के माध्यम से पढ़ाई होगी, डिस्प्ले के माध्यम से पढ़ाई होगी, तो लड़के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे और उनका पढ़ने में थोड़ा क्रिएटिव टाइप की लर्निंग उनकी हो जाएगी। जैसे नंबर्स होते हैं, गिनती वगैरह उनको सिखाया जाता है, ABCD सिखाया जाता है, हिंदी के वर्णमाला सिखाए जाते हैं, तो उसको जब प्रोजेक्ट्स के माध्यम से फोकस कर के पढ़ाया जाएगा तो उनके पढ़ाई का अट्रैक्शन अपने आप ही उसके तरफ झुकाव होगा और वो जल्दी जल्दी सीखने में सक्षम हो सकेंगे। लेकिन इसमें एक चुनौती ये है जैसे कि दृष्टिगत हो रहा है। जैसे एक विद्यालय है, प्रतापगढ़ का एक फेमस विद्यालय है, श्री जगतपाल रंगनाथ द्विवेदी इंटरमीडिएट कॉलेज। उसके प्रधानाचार्य श्री धवल कुमार द्विवेदी जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बच्चों से, मतलब हज़ारों बच्चों से, 1000-1500 बच्चों से वो जुड़े हैं, उनको डिजिटल माध्यम में उनको कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन और अभी देखा जाए, अभी इस समय वर्तमान में तो 300-350 वीडियोस उनके यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हो गए हैं। JPIC डिजिटल स्टडी करके उनका यूट्यूब चैनल है। लेकिन उस पे एक मतलब एक बहुत दक्ष टीचर, मैथमेटिक्स के हैं, हिंदी के हैं, इंग्लिश के दक्ष टीचर हैं, वो कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन एक-एक दिन बीत जा रहे हैं, एक-एक हफ्ते बीत जा रहे हैं, फिर भी उस पे 20 व्यूज़ आ रहे हैं, 30 व्यूज़ आ रहे हैं, 10 व्यूज़ आ रहे हैं। यानी उसको कोई देख ही नहीं रहा है। देख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उनके माता-पिता उनको मोबाइल उपलब्ध नहीं करवा रहे होंगे, या उनके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से उसका वो समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट डिजिटल माध्यम में जो लर्निंग करवाने के प्रयास कर रही है, ये अच्छा है। लेकिन साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र होना चाहिए डिजिटल एरिया में, उस पर भी थोड़ा-सा फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि उनको डिजिटल माध्यम में पढ़ाई करने में समस्या ना हो। अगर हम दूसरे पहलू पे बात करें कि कैसे हम बेसिक शिक्षा को सुधार सकते हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट में उसका भी वर्णन किया गया है, वो हो सकता है कि भवन का पुनर्निर्माण किया जाए। क्योंकि यूपी में बहुत सारे ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय
हैं जिनका बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, टूट फूट रहे हैं। कुछ दीवारें ऐसी टूट गई हैं कि बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। जो ग्राउंड वॉल जो होता है अ, वो टूट गया है, तो बच्चे वहाँ से इंटरवल में भाग जाते हैं। टीचर आगे पढ़ा रहा है, बच्चे पीछे से घर चले गए। तो इस स्कूल की जो रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, पुनर्निर्माण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला था। और इस प्रोजेक्ट के तहत करीब करीब 1200 स्कूल ऐसे हैं जिनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसके साथ में देखा जाए तो करीब करीब 1688 यानी मोटी मोटा 1700 एक्स्ट्रा क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन करने वाला काम किया जा रहा है, एक्स्ट्रा क्लासरूम्स बनाने वाला काम किया जा रहा है, ये बेसिक शिक्षा सुधारने में बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही कारगर कदम होगा। इसके अलावा अगर तीसरे मुद्दे पे बात करें जो कि बेसिक शिक्षा को सुधारने में महत्वपूर्ण हो सकता है, वो जो छोटी मोटी आधारभूत चीज़ें होती हैं, जैसे पानी होता है, पेयजल। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं या कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर पानी नीचे से निकाला जाए, नल से निकाला जाए, तो उसमें आर्सेनिक की मात्रा, उसमें आयरन की मात्रा, कुछ मतलब ऐसे तत्व उसमें मिले होते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो पेयजल कैसे उनको उपलब्ध कराया जाए, अगर इस पे काम किया जाना है तो एक महत्वपूर्ण पहलू ये हो सकता है कि जो बिल्डिंग्स के रिकंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, यानी कि जो विद्यालयों के रिकंस्ट्रक्शन किए जाएंगे, पुनर्निर्माण किया जाएगा, उसको ग्रीन बिल्डिंग के रूप में डेवलप किया जाए। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ शहर में जो सिडबी है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, उसका नया नया मुख्यालय खुला है जिसका नाम है स्वावलंबन केंद्र। उसको एक प्रकार से ग्रीन बिल्डिंग के रूप में डेवलप किया गया है, यानी कि उसके छत पे बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उनको प्राप्त होगी सोलर एनर्जी के माध्यम से। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी जिससे वो भूजल को रिचार्ज करने में सक्षम हो सकेंगे। इसी प्रकार से अगर उस विद्यालयों में भी ग्रीन बिल्डिंग के रूप में डेवलप किया जाए, आसपास में छायादार वृक्ष लगाए जाएँ और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाए, सोलर पैनल्स लगाए जाएँ, तो स्कूलों में बिजली की व्यवस्था भी हो पाएगी और साथ साथ में उनको भूमिगत अगर जल का रिचार्ज होगा तो वहाँ पे पानी की समस्या से भी निजात मिलेगा और उनको शुद्ध पर्यावरण में, शुद्ध वातावरण में पढ़ाई करने का आनंद भी मिल सकेगा और वो पर्यावरण से बहुत ज़्यादा लगाव भी महसूस करेंगे। एक चौथा अगर हम बात करें तो वो लड़कियों के लिए सीधा सीधा महत्वपूर्ण है, वो है इंसिनरेटर। इंसिनरेटर एक उपकरण होता है जिसमें जो नैपकिन होता है, जो लड़कियां जब उनकी पीरियड्स आता है तो वो नैपकिन पहनती हैं। नैपकिन जब गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं इंसिनरेटर। उसको भी यूपी गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगाने का पूरी तरीके से काम कर रही है इस नए प्रोजेक्ट्स के तहत। और ये इंसिनरेटर बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जब उनके पीरियड्स आना स्टार्ट होता है तो उनके माता पिता स्कूल से उनको निकाल देते हैं कि अभी लड़की पढ़ने में सक्षम नहीं है, पीरियड्स हो रहा है, शारीरिक तरीके से वो सक्षम नहीं है जाने में। कुछ भ्रांतियाँ भी होती हैं, कुछ गलत धारणाएँ होती हैं, कुछ अज्ञानता होती है जिसके कारण बच्चियों को आगे पढ़ाते नहीं हैं, उनको वहीं से ही निकाल देते हैं। तो अब विद्यालयों में जब इंसिनरेटर लगाया जाएगा तो वो नैपकिन पहनेंगी, फिर अगर वो ख़राब हो गया है तो वहीं पर जाकर डिस्ट्रॉय कर सकेंगे, जिससे उनको किसी प्रकार का लज्जा का एहसास भी नहीं होगा और वो स्वस्थ भी रहेंगी और पढ़ाई करने में उनका मन लगा रहेगा। इंसिनरेटर महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत में, पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो करीब करीब 12 करोड़ 10 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब इसका प्रयोग करती हैं। उनको मतलब ये कह सकते हैं पीरियड्स वो आते हैं, करीब 12 करोड़ 10 लाख महिलाएं ऐसे हैं। अगर वही 12 करोड़ 10 लाख महिलाएं अगर हर महीने 8 डिस्पोजेबल नैपकिन का प्रयोग करती हैं तो उसका जो वेस्टेज होगा, अगर उसका भार निकाला जाए तो करीब करीब 1,13,000 टन भार के बराबर डिस्पोजेबल नैपकिन इकट्ठा हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मशीन का होना चाहिए जिससे कि उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके और उसको जो खाद वगैरह हैं, हम कह सकते हैं जो जैविक उर्वरक हैं, उसके रूप में तब्दील किया जाए जिससे उसको खेतों में प्रयोग किया जा सके और साथ साथ में बहुत सारे जो कचरा हैं उससे भी निजात मिल सके। तो इस क्षेत्र में इंसिनरेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ साथ में बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, उनके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो, उनके स्वास्थ्य पे दिक्कत ना हो, इसके लिए भी इंसिनरेटर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ पहलू हैं, एक तो डिजिटल, एक आधारभूत संरचना, एक भवन निर्माण से संबंधित और एक इंसिनरेटर
ये 4 पहलू ऐसे थे जिस पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट काम करेगी इस नए प्रोजेक्ट के तहत, जिससे उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में सुधार हो सकेगा और जो यूपी की लिटरेसी रेट 67% है उसको बढ़ा करके शायद और ज़्यादा किया जा सके, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां और बच्चे ऐसे होते हैं जो उच्च प्राथमिक विद्यालय तक पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण ये भी होता है कि पेयजल नहीं मिल पाता है, शौचालय सही से नहीं होते हैं, विद्यालय में इंसिनरेटर नहीं होता है, बिल्डिंग ठीक से नहीं होती है, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, या डिजिटल कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे उनका आकर्षण बन सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं होंगी तो लड़के आकर्षित होंगे, बच्चे आकर्षित होंगे और उनका पढ़ाई में मन लगेगा और वो आगे भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा एक कारगर कदम हो सकता है। तो देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे संबंधित जो भी इम्पैक्ट पड़ेंगे फ्यूचर में उसके बारे में तब चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो कि यूपी के शिक्षा, बेसिक शिक्षा या उच्च शिक्षा किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से सुझा सकते हैं और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो अपने भी सुझाव इसमें दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।